नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की थी और उसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन का चैप्टर जो है लगभग कवर किया था। उसी क्रम में आगे हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जो लास्ट ईयर में प्रश्न आए हुए हैं आईएएस में या दूसरे स्टेट पीसीएस में, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ से जो कंटेंट थोड़ा बहुत छूटा है, एक दो फैक्ट वगैरह कुछ रह जाते हैं, उन्हीं फैक्टों को हम लोग सवालों के माध्यम से कवर करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो कुछ पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हुआ हमारे आगे काम आ रहा है या जो हमारी सही दिशा चल रही है, ये सारी जानकारी हमको इन पीवाईक्यू के माध्यम से होगी। तो कुछ सवालों की बात करेंगे हम लोग जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। ये सवाल जो है पुर्तगालियों से संबंधित सवाल है और इसमें ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2022 में सवाल पूछा गया है। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ले लिए हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो पुर्तगालियों के बारे में जब हमने बात की थी तो वहां 3 गवर्नरों की बात की थी, अल्मीडा, अल्बुकर्क और नीनू दा कून्हा। इन तीनों के बारे में कुछ कुछ विशेषताओं पर बात हुई थी, उन्हीं पर सवाल है। देखिए, जैसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनू दा कून्हा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल और फ्रांसिस डी अल्मीडा। अब इसमें मामला ये है, मैचिंग करवा रहा है कौन किससे कार से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ 2022 का सवाल है। अब देखिए, जैसे नीनू दा कून्हा है ना, और अल्मीडा अल्बुकर्क, पुर्तगालियों द्वारा कोचीन में फैक्ट्री खोली जाना, सितंबर 1500 में आगमन, ब्लू वाटर पॉलिसी और 1510 में गोवा पर अधिपत्य। तो देखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में हमने बात की थी आपसे कि जो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था अल्मीडा, उसके माध्यम से अरब सागर पर नियंत्रण करने की पॉलिसी लागू की गई थी, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जा रहा है। तो आप अल्मीडा को, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को अगर यहाँ से कनेक्ट करते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी से, तो डी का आंसर हो जाता है तीसरा, है ना। अब डी के तीसरे में लगभग हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद देखिएगा अल्बुकर्क के बारे में ये था, पढ़ा था हमने कि इसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को विजिट किया था, जीता था। राजधानी नहीं बनाया था, राजधानी नीनू दा कून्हा बनाएगा। तो उसी प्रकरण में लिखा हुआ है 1510 में गोवा पर अधिपत्य। तो ये मामला अल्बुकर्क का है ना। ए का हो जाएगा 4 और ए का 4 का मतलब है यहाँ है और यहाँ है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, है ना। अब एक और हमको देखना है थोड़ा सा, नीनू दा कून्हा और पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये जो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल है, ये पुर्तगालियों में वास्को डी गामा के बाद एक व्यापारी संगठन के रूप में जहाज़ों का बेड़ा लेकर के भारत में आया था। ये 1500 के समथिंग की बात है। तो अल्वारेज को आप लगा दीजिएगा सितंबर 1510 में आगमन, तो इसका हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2, ठीक। और बचा नीनू दा कून्हा। तो नीनू दा कून्हा के बारे में आप लगाइएगा, पुर्तगालियों द्वारा कोचीन में फैक्ट्री खोली जाना, है ना। इसका मतलब हो जाएगा कि बी का पहला, तो ये मामला है थोड़ा सा। अब आप देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा। अल्बुकर्क लगा दिया, बी का पहला हो गया। तो जैसे ए का हो गया 4, बी का हो गया फर्स्ट, और सी का हो गया आपका 2 और डी का ये। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर है। ये पुर्तगालियों के बारे में हमने जो बातें पढ़ी थी, सेम बातें, है ना, वो लगभग सवाल के रूप में नजर आ रही छत्तीसगढ़ पीसीएस के 2022 में। ठीक, नेक्स्ट सवाल, आंसर हो जाएगा बी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, जब भी आप पेपर सॉल्व करते हैं या पीवाईक्यू हल करते हैं, तो इनका एक मामला ये होता है कि इनमें आप ये जरूर पढ़ने लगते हैं कि कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है।
है ना, कथन विचार करिएगा। तो विचार बाद में करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो पूछ रहा है कि सत्य है सत्य नहीं है ना। तो यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है ना, सत्य नहीं है। अब इस सत्य नहीं का मतलब क्या है, इसको गोला करिएगा। और सत्य नहीं है, सही नहीं है, इसका मतलब है गलत पूछ रहा हमसे। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर यहीं पर थोड़ी सी गलती होती है तो आता हुआ सवाल हमसे गलत हो जाता है। और अगर आप इस तरीके से चीजें कर लेते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, असत्य है या सत्य है, उसको एक बार गोला करके और लिख लीजिएगा दरअसल में पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद आप स्टेटमेंट को पढ़िएगा। तो संभावना है कि जो क्वेश्चन ठीक होने की वो होगा कि क्वेश्चन लगभग ठीक हो जाएगा। देखिए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। बात की थी, हम डिस्कस किया था, अभी लास्ट वाले प्रश्न में आया था कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया। तो देखिएगा ये मामला 1499 का नहीं, कब का था, 1510 का। लास्ट वाले प्रश्न में मामला हल हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और हमसे पूछा क्या जा रहा है, गलत, है ना। बाकी पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में लगाया था। ये भी ठीक है, क्योंकि 1611 एडी में मसूलीपट्टनम में लगाया था पहला कारखाना। पूर्वी भारत में अंग्रेजों की पहली कंपनी, याद करिए वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में मैंने इसका डिस्कस किया था कि 1633 एडी में उड़ीसा में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो पूर्वी तट पर लगी हुई थी, बात हुई थी। तो इसका मतलब है ये भी स्टेटमेंट ठीक है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। क्लियर है। जब हम लोग कर्नाटक वॉर की बात कर रहे थे और उसमें पहला कर्नाटक युद्ध की बात हुई थी, उस कर्नाटक युद्ध में डुप्ले के माध्यम से मद्रास पर नियंत्रण करने का मामला था। और इसी मद्रास के नियंत्रण को लेकर के फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में फिर एक्स-ला-शापेल की संधि हुई थी और संधि के माध्यम से इस मद्रास पर अंतिम रूप से ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये मामला बिल्कुल ठीक है। और पहला जो कर्नाटक युद्ध था 1746 से लेकर के 1748 तक लड़ा गया था। 48 में संधि हुई थी एक्स-ला-शापेल की। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। आईएएस प्री 2003 में पूछा गया सवाल है। क्लियर है। तो मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, चाहे वो आईएएस में पूछा जा रहा है या किसी राज्य के पीछे से पूछा जा रहा है, कंटेंट सेम है सबके लिए, है ना। हमें तैयारी इतिहास की करनी है, किसी विशेष राज्य के लिए तो नहीं। अगर एक बार ठीक ठाक पढ़ लिया जाता है तो सवाल छूटेगा नहीं। देखिए आईएएस प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया सवाल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपसे पूछा जा रहा था गलत, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है। इसका मतलब आंसर होगा ए। ये तो दोनों सही थे, मैंने एस लगाए, लेकिन आंसर क्या होगा इसका, ए। ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं हम लोग। यूपीपीसीएस मेंस में 2010 में पूछा गया है ना। 2018 से पहले यूपीपीसीएस का मेंस जो होता था वो प्रीलिम्स जैसा ही होता था, मतलब बहु विकल्पी प्रश्न आते थे, पीटी में भी और मेंस में भी। तो उसी मेंस का सवाल है। पुर्तगालियों ने भारत में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो मैंने दो बातें की थी कि पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री लगाई थी और दूसरी फैक्ट्री भी ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश के कन्नूर में। पुर्तगालियों की जो दूसरी फैक्ट्री थी कन्नूर में, आंसर तो हमारा हो ही जाएगा कि कोचीन में लगाई थी पहली फैक्ट्री। क्लियर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पुर्तगालियों की दूसरी फैक्ट्री कौन सी थी, दूसरी फैक्ट्री या दूसरा कारखाना, क्योंकि पहला सबको याद रहता है, दूसरा जो कारखाना है वो लगाया था कन्नूर में। कन्नूर आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर। क्लियर है। अगला सवाल, ये यूपीपीसीएस 2010 का अगला सवाल है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब गलत बताना है हमें। ठीक है, पढ़ते हैं। अच्छा, पुर्तगालियों ने, अच्छा वो रिपीटेड हो गया सवाल, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, दो बार आया स्प्री, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है, ये भी 2006 में आया हुआ है। पांडिचेरी, वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा और विचार करके बताना है कौन सा सही है।
है ना, पढ़ते हैं। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ठीक है ना। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थी, ईस्ट इंडिया फ्रांसीसी कंपनी थी। अंग्रेजों ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया, है ना। ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो लगभग पूरे भारत पर कब्जा करने की बात कर रही थी, वो पांडुचेरी पर नियंत्रण ना करे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है, और तीसरा वाला स्टेटमेंट जैसे गलत होता है ना, तो इसका मतलब है ये और ये तीनों गलत हो जाते हैं। प्रीलिम्स के पेपर में एलिमिनेशन का जो तरीका होता है, एलिमिनेट करने का जो तरीका होता है, वो आपका समय और ऊर्जा दोनों बचाता है। तो कोशिश करिएगा कि अगर एक स्टेटमेंट आप गलत कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका आंसर पूरा निकल आए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए, कंप्लीट। इसका मतलब है कि इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट ठीक है, पहला वाला। क्लियर है? दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तो थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं क्यों गलत है। देखिए, बात हो रही पांडुचेरी की। पांडिचेरी, तो अगर हम कहें कि पांडिचेरी पर पहला नियंत्रण किसने किया, पहली बार सबसे पहले पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा किया। पुर्तगालियों के बाद, क्योंकि ईस्ट इंडिया पुर्तगालियों के बाद डच भारत में आए थे, तो डचों का पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हुआ था, तो उसके बाद पांडुचेरी पर जो है डचों का कब्जा हुआ था। क्लियर है? डचों के बाद पुर्तगाली और अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेजों का नियंत्रण संघर्ष हुआ। डचों के बाद इसी पांडुचेरी पर जो है अंग्रेजों या ब्रिटिश, इनका कब्जा हुआ। तीसरे नंबर ब्रिटिश ने भी कब्जा किया, तो इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। दूसरी बार कौन कर रहा है? जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा जा रहा है कि दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, नहीं, दूसरी शक्ति जो थी डच, और उसके बाद जो है फ्रांसीसी आए थे, तो फ्रांसीसियों का संघर्ष हुआ फ्रांसीसी के साथ में, और अंतिम रूप से पांडुचेरी पर जब तक फ्रांसीसी भारत में रहे तब तक अंतिम रूप से जो शासन है वो फ्रांसीसियों का रहा इस पर। क्लियर है? ब्रिटिश का भी नहीं, फ्रांसीसियों का। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है जो मैंने इस आधार पर बताया। तो पांडुचेरी के बारे में सवाल था, है ना, यूपी पीछे मेंस 2006 में पूछा गया सवाल, अच्छा सवाल बनाया था। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 1994 में पूछा गया सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज। कॉन्सेप्ट है सवाल में। हमने बात की थी आपसे लास्ट में जब वीडियो खत्म किया था कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में जो है कर्नाटक युद्ध हुए थे, पुर्तगालियों के साथ भी संघर्ष था, डचों के साथ भी बेदरा का युद्ध और वांडीवास के युद्ध की बात हुई थी। उन युद्धों में ऐसे फ्रांसीसी या डच पुर्तगाली लगातार पराजित हो रहे हैं और ब्रिटिश जीत रहे हैं। तो इस ब्रिटिश के जीतने के कारण क्या थे, चर्चा की थी हमने, तो उन्हीं पर बात हो रही है। देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, है ना। अच्छा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज, तो भारत में राष्ट्रवाद की कमी थी। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई है और बंगाल जीतने की बात हो रही है, प्लासी और बक्सर का युद्ध हो रहा है, और प्लासी और बक्सर के युद्ध में मीर जाफर जैसे लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहे हैं, है ना। आगे भी जब मैसूर को जीता टीपू सुल्तान के साथ, तो टीपू सुल्तान या मैसूर के लोगों ने भी ब्रिटिश का साथ दिया, है ना। जमींदार जो है भारत के, ज्यादातर जमींदार, मध्यम वर्ग, ये सारे लोग ब्रिटिश का साथ दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद जैसी चीज हमें शुरुआत में नजर नहीं आ रही है। तो लग रहा है कि पहला स्टेटमेंट ठीक है ना, कि भारत में राष्ट्रवाद की कमी थी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शुरुआत की बात हो रही तो ऐसा मामला नहीं था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कंपनी की सेना को पाश्चात्य प्रशिक्षण मिला था। पाश्चात्य का मतलब ब्रिटेन से, है ना, और उसके पास आधुनिक हथियार थे। बात हुई थी कि फ्रांसीसियों को पराजित करने का एक बड़ा कारण था कि ब्रिटिश के पास जो है प्रशिक्षित अधिकारी, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी एक सरकारी कंपनी थी और सरकारी कंपनी जो है फ्रांस के नियंत्रण में थी। उसको प्रत्येक कार्य के लिए, डिसीजन लेने के लिए जो है अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी, पूछना पड़ता था फ्रांसीसियों से। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, निर्णय तुरंत ले पाती थी, है ना। प्रशिक्षित और आधुनिक हथियार बिल्कुल थे।
ब्रिटिश के पास थे, बिल्कुल ठीक है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। बिल्कुल ये भी बात सही है, क्योंकि आप समझिएगा कि जब 1857 की बात हो रही है और उससे पहले भारतीय लोग जो हैं, भारतीय सैनिक जो हैं, ब्रिटिश के साथ काम कर रहे थे, तो उस समय यह मामला था कि जो हमें रोजगार दे रहा है, जो हमें रोटी दे रहा है, उसके प्रति वफादारी का मामला था, और यह काम ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। उस समय किसी भी भारतीय में, हालांकि जगह जगह थोड़े बहुत विद्रोह हुए बाद में, लेकिन वो सीमित मात्रा में थे। तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में राष्ट्रवाद की कमी थी, और उसी वजह से जो कहा जा रहा है कि कोई उन्हें अच्छा वेतन दे और अच्छी सेवा में लगा सकता था, वो उनके साथ काम कर रहे थे। इसी वजह से आप देखोगे कि प्रारंभ में मंगल पांडे ब्रिटिश का जो है बहुत अच्छा समर्थक था, और 1857 क्रांति हो रही उस समय भी बहुत सारे लोग जो हैं अंग्रेजों के वफादार रहे, क्योंकि वेतन और वेतन के बदले जो सेवा, उसका मामला था। क्लियर है? तो ये तीनों ही प्रश्न स्टेटमेंट जो है ठीक है। आंसर हो जाएगा अपना डी, कि ब्रिटिश के भारत में विजय होने के जो कारण थे वो ये थे। अच्छा, इसके अलावा और भी कई कारण हैं। जैसे पहला कारण मैंने बताया कि फ्रांसिस जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी जो अपने निर्णय लेने में सक्षम थी। दूसरा बड़ा कारण था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास योग्य और प्रशिक्षण अधिकारी थे। योग्य का मतलब था कि रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग जैसे जो गवर्नर जनरल उसको शुरुआत में मिले, इन लोगों ने अपनी योग्यता के माध्यम से, लॉर्ड वेलेजली है ना, डलहौजी, इन लोगों ने अपनी नीतियों के माध्यम से भारत पर जिस तरीके से नियंत्रण किया, भारतीय लोगों को पता तक नहीं चल रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये ब्रिटिश की चालाकी थी, उनकी योग्यता थी, जिसके माध्यम से वो लगातार भारत पर आक्रमण या कब्जा करते चले गए। क्लियर है? आगे अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, बंगाल को जीत रहे हैं। तो बंगाल विजय के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जा रहा है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति, है ना, रॉबर्ट क्लाइव की तुलना जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनापति के तौर पर की जा रही है। इसका कारण था कि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, उस प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने वो रणनीति या वो रणनीतिक चाल चली जिससे बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला पराजित हुआ और बंगाल से असीमित धन संसाधन प्राप्त हुए। ये रॉबर्ट क्लाइव की चालाकी थी। तो योग्य गवर्नर जनरल, प्रशिक्षित सेना, आधुनिक हथियार और नेवी, समुद्री सेना ब्रिटिश के पास मजबूत थी। ठीक, इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार विजय होती चली गई। और उसके बाद देखिएगा, पहले अपने साथियों को हटाया गया, है ना। जब मैंने कहा यूरोपीय कंपनी के साथ बहुत सारे लोग आए थे, उसमें पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, डेनिश, इन सबको साइड में कर दिया गया। और उसके बाद मामला यह हुआ कि फिर बंगाल विजय हो रही है। बंगाल विजय के बाद मैसूर विजय हो रही है। मैसूर विजय के बाद जो है आगे मराठा, उनको पराजित किया जा रहा है, और फिर पंजाब विजय हो रही है। तो ये ब्रिटिश की चालाकी थी, ब्रिटिश की योग्यता थी, जिसके माध्यम से उन्होंने संपूर्ण भारत पर कब्जा किया। क्लियर है? ठीक है, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, विचार करके बताना है कौन सा सही है, सही बताना है। पढ़ते हैं। डच लोगों ने पूर्व तटीय क्षेत्रों में नायक शासकों के द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री, गोदाम स्थापित किए। अल्फांसो अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया था। अल्बुकर्क ने, है ना। तो अभी बात हुई थी पिछले स्टेटमेंट में भी, आप देखिएगा वही कंटेंट है जो बार बार स्टेटमेंट में फैक्ट के रूप में मैचिंग के तौर पर वही बातें पूछी जा रही हैं, क्योंकि कंटेंट तो वही है ना। आईएएस प्रीलिम्स 2022 का सवाल है ना, 22 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। अल्बुकर्क की बात हो रही है। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सल्तनत आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। बिल्कुल ठीक है। ये मद्रास का जो मामला है, मद्रास, ठीक, तो एक फ्रांसिस डे, एक ब्रिटिश अधिकारी, ध्यान रखिएगा,
फ्रांसिस डे। इस फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास से वहां के एक स्थानीय जमींदार, जो लिखा जा रहा है कि जो बीजापुर क्या नाम है, विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधि, वहां का एक प्रतिनिधि था, उससे कुछ किराए पर जो है मद्रास एरिया का जो जमीन है किराए पर ली, पट्टे पर ली, और उसके बाद मद्रास में एक किले का निर्माण करवाया गया, है ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ध्यान रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, इस किले की स्थापना की जा रही है। और फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक भी कहा जा रहा है, फाउंडर। यह भी पूछा गया है सवाल, मद्रास का फाउंडर कौन था, बंबई का फाउंडर कौन था, है ना, कलकत्ता का संस्थापक कौन था। तो ये तीनों जो शहर हैं, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इनको प्रारंभ में जो है पट्टे पर लिया गया, किराए पर लिया गया, और फिर वहां पर जो है व्यवस्थित तरीके से उसका नगरीकरण किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया को, नगरीकरण करने की प्रक्रिया को ही कहा जा रहा है कि वो उस शहर का संस्थापक है, करने वाला व्यक्ति संस्थापक हो जा रहा है। तो ध्यान रखिए, मद्रास फ्रांसिस डे के द्वारा स्थापित किया गया, और वहां एक किले का निर्माण किया जा रहा है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसी तरीके से जब हम कलकत्ता की बात कर रहे थे, तो कलकत्ता में भी एक किले का निर्माण किया गया था, फोर्ट विलियम, है ना, 3 गांव की जमींदारी, और फिर उसके बाद 1698 का मामला था। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है ना, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट, इसका मतलब है ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर होगा नहीं। क्लियर है। डचों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में नायक शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर फैक्ट्री स्थापित की थी। मुझे लग रहा है थोड़ा सा लिखने में पेंटिंग हुई है यहाँ पर, है ना। मुझे सवाल जहां तक याद आ रहा है 2022 में पूछा गया था, यहां पर थोड़ा सा गंग शासकों की बात की गई थी। आप लोग देखिएगा, गंग शासक, उड़ीसा के एक वंश है, गंग शासक हैं, वहां की बात हुई थी। लेकिन वो स्टेटमेंट गलत था इस तरीके से कि डचों के द्वारा ऐसा कोई मामला नहीं था, गंग शासकों से, जिनको नायक कहा जा रहा है, उनसे ये जमीन प्राप्त नहीं की थी। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ना, ये रॉन्ग है, अर्थात गलत है, स्टेटमेंट गलत है। तो अपना आंसर जो हो जाएगा 2 और 3 बी। ठीक। आईएएस प्रीलिम्स 2022 का सवाल है, कॉन्सेप्ट की डिमांड की जा रही है, फैक्ट की डिमांड की जा रही है, दोनों चीजों को मिलाकर के सवाल बनाया गया। क्लियर है। चलिए ठीक है, तो अगला सवाल समझते हैं। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो बात हुई थी कैप्टन हॉकिंस पर, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023। अच्छा 23 में तो शायद में नहीं है, लेकिन आया है कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस में, देख लीजिएगा। कैप्टन हॉकिंस पर बात हुई थी, चर्चा भी किया था हमने, पढ़ते हैं। वह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था ना। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। देखिए कैप्टन हॉकिंस जो हैं, हमने इस पर बात की थी, कैप्टन हॉकिंस, तो ध्यान रखिएगा, ये 1608 में, ठीक, 8 में जहांगीर के दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में। ठीक, यहां जो लिखा है ना 1611 एडी में, यह गलत हो गया। और जेम्स प्रथम, ये बात ठीक है। तो ये जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1908, सॉरी नहीं 1908 नहीं, 1608, 1608 में, बोला भी मैंने 1608 था, 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे। और ये कहा था कि जहांगीर से फारसी भाषा में बातचीत की थी। तो जहांगीर ने इनको, कैप्टन हॉकिंस को जो है इंग्लिश खां का टाइटल दिया था, 400 का मनसब दिया था, परमिशन भी दी थी कारखाना खोलने की, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में ये परमिशन कैंसिल कर दी गई थी। इसीलिए 1611 एडी में ब्रिटिश ने दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में पैरा कारखाना, अस्थायी कारखाना लगाया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ये बात ठीक है कि उसको फारसी, तुर्की और अंग्रेजी ये ठीक ठाक आती थी, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, आपसे पूछा रहा कौन सा सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, दूसरा वाला ठीक है ना। बाकी का पहला गलत है, क्योंकि 1608 में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट, 2011 में पीसीएस का
निम्नलिखित में से यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? क्लियर है? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। हमने एक लिस्ट आपको दिखाई थी कि पहले कारखाने किस किस के कहां पर खोले गए हैं, है ना। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। देखिए, डचों का जो पहला कारखाना था मसूलीपट्टनम में, ठीक। अंग्रेजों का पहला कारखाना, है ना, 1614 में लगा था सूरत में। और फिर फ्रांसीसियों का कारखाना, इन्होंने भी सूरत में लगाया था, है ना। और पुर्तगालियों का आपने भी देखा था कोचीन में लगाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूछा जा रहा है किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ने सूरत में अपना पहला कारखाना लगाया था? तो पहले अंग्रेज लगा रहे हैं, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं बोल देता हूं। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? आपको रॉन्ग बताना है, गलत बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। पढ़ते हैं। कर्नाटक युद्ध की बात हुई थी और उनकी डेट, तो देखिएगा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ना। 46 से 48, और इसी 48 में एक्सला-शापेल की संधि हुई थी। यह भी बताया था कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है यूरोप में जो चल रहा सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे यूरोप में भी आपस में लड़ते रहते थे, उसी वजह से इन्होंने भारत में लड़ना शुरू कर दिया था। तो वो पहला युद्ध, कर्नाटक का युद्ध जो है यूरोप के प्रभाव में लड़ा गया था। वहां संधि हो गई एक्सला-शापेल की, तो यहां भी इन्होंने लड़ना बंद कर दिया था। क्लियर है? दूसरा लिखा हुआ है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से लेकर के 92, है ना। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। अच्छा, ये यूपी से 2017 में सवाल आया हुआ है। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है 58 से 63 के बीच में, ठीक है। तो देखिएगा, ये पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के मैदान में 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम पानीपत का युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये 1526 में बाबर के माध्यम से लड़ा गया। और उसके बाद जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में समथिंग में जो है अकबर के समकालीन लड़ा गया। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हो रहा है मराठा और अफगानों के बीच में 1761 में। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, अर्थात ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है गलत, है ना। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1558 से 63, ये भी मामला ठीक है। क्लियर है? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752 का मामला नहीं है, ये दरअसल 1749 में शुरू हो गया था, 1749 में स्टार्ट हो गया था, और समथिंग में 52 तक 1753 तक ये युद्ध चला था। तो इस वजह से ये युद्ध स्टेटमेंट जो है गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो गया, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? क्योंकि आपसे रॉन्ग ही पूछा गया था कि रॉन्ग कौन सा, गलत कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, पहले कर्नाटक युद्ध में एक्सला-शापेल की संधि मैंने बताई थी, एक्सला-शापेल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो है पांडिचेरी की संधि हुई थी, पांडिचेरी की संधि। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में जो है पेरिस की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस, पेरिस की संधि हुई थी। तो कभी ये सवाल जो है इस तरीके से भी पूछा जाता है, कभी संधियों को मैच करवा देगा कि कौन सी संधि कौन से युद्ध में हो रही है। क्लियर है? ठीक है, आगे की बात करते हैं। आबूर के युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है? गलत है। बैटल ऑफ आबूर की बात की जा रही है। देखिए, अंग्रेजों के साथ जब कर्नाटक युद्ध हो रहे थे फ्रांसीसियों के, तो मैंने कहा कि पहला युद्ध आपका यूरोप से प्रभावित था, दूसरे युद्ध और तीसरे युद्ध भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की वजह से लड़े गए थे। तो कर्नाटक में दरअसल
कर्नाटक की बात हो रही है और कर्नाटक में दो शासकों का मामला था, एक चंदा साहब और एक है आपका अनवरुद्दीन। ये दो लोग थे। क्लियर है? चंदा साहब इस समय कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, इसी का बेटा है मोहम्मद अली। दरअसल मामला क्या था, चंदा साहब जो है फ्रांसीसियों के साथ समझौता कर लेते हैं अपना। क्लियर है? तो 1749 में ये जो बैटल ऑफ आबूर लिखा हुआ है, बैटल ऑफ आबूर, ये 1749 में हो रहा है। क्लियर है? मतलब कहें तो सेकंड कर्नाटक के युद्ध की बात हो रही है। और उसी कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी और ये जो चंदा साहब हैं, इन्होंने मिलकर के अनवरुद्दीन की सेना को पराजित किया। पराजित ही नहीं किया, अनवरुद्दीन की हत्या भी कर दी गई थी इस युद्ध में। अनवरुद्दीन मारा गया था। उसी वजह से ये जो मोहम्मद अली बेटा था, ये त्रिशनापल्ली भाग गया था और फिर अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया था। अंग्रेजों ने इसको संरक्षण दिया था। क्लियर है? अब जो बातें हैं पढ़ लेते हैं एक बार। यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई, मैंने कहा 1749 में। तो पहला स्टेटमेंट गलत। अब एलिमेंट करते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। पहला गलत हो गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। क्लियर है? इसका मतलब है दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, बिना पढ़े आंसर निकल के आ गया। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका मतलब आंसर होगा ए, 2 और 3। पढ़ते हैं। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग ध्यान रखिएगा। ये मुजफ्फर जंग हमने कहा था कि फ्रांसीसियों के साथ था। हैदराबाद का शासक एक मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। मुजफ्फर जंग जो है फ्रांसीसियों के साथ में था। मैंने याद करने के लिए उसमें फाफ लगा हुआ है, तो मुजफ्फर और फ्रांसीसी, तो मुजफ्फर जंग इनके साथ है। इस युद्ध में मुजफ्फर जंग और चंदा साहब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन का मुकाबला किया। बिल्कुल सही बात है। ठीक, मुकाबला ही किया, पराजित भी किया था, हत्या भी कर दी थी। इस युद्ध में अनवरुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल ठीक है, राइट। क्लियर है? तो अगर इस क्वेश्चन में जो है डेट का मामला था, है ना, आईएएस के सवाल में डेट नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पीसीएस के जितने भी स्टेटमेंट एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो या फिर छत्तीसगढ़ का, किसी भी एग्जाम का, उसमें डेट जो है, डेट है, नाम है, भरमार होती है इनकी। आईएएस का पेपर पीसीएस के पेपर में यही अंतर है। हम जो कह रहे थे ना आपसे कि हमें रणनीति किस तरीके से बनाना चाहिए, तो ये क्वेश्चन देख करके आइडिया लग जाता है कि जैसे हम लोग यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, 2026 की बात हो रही है, तो यूपी पीसीएस में 2025 का पेपर जो है उसमें भी डेट और नाम भर भर के पूछे गए। हम डेट और नाम को नहीं छोड़ सकते। अगर आईएएस का एग्जाम देते हैं तो वहां नहीं पूछे जाते, वहां कॉन्सेप्ट की डिमांड होती केवल। क्लियर है? कॉन्सेप्ट भी इसी आधार पर बनते हैं। तो आंसर हो जाए ए, पहला एलिमेंट करने के बाद आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्न यूरोपीय शक्तियों में से भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो जब यूरोपीय कंपनियों का चैप्टर शुरू किया था, उसी दौरान हमने जिक्र किया था कि कौन सी यूरोपीय कंपनी कब कब भारत आई है। तो सबसे पहले पुर्तगाली, है ना, पहले पुर्तगाली आए थे, और फिर डच आए भारत में, और फिर ब्रिटिश आए भारत में, फिर डेनिश आए हैं, और लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। ये सीक्वेंस ध्यान रखना था, है ना। कोई पूछा जा रहा है, उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित करिएगा। कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आया भाई? पुर्तगाली, है ना, सबसे पहले पुर्तगाली। इसका मतलब 4 कहां पर लगा हुआ है? बड़ा आसान सवाल है, देखिएगा, है ना। सबसे पहले पुर्तगाली आए और 4 एक ही स्टेटमेंट में लगा, बाकी की पढ़ने की जरूरत नहीं। और फिर सामान्य सी बात है, याद कर लेंगे तो ज्यादा ठीक है। इसमें ज्यादा आसान कर दिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? दूसरा, पुर्तगालियों के बाद कौन आया था? डच। तो नंबर 2 पे कौन आ जाएगा? डच। और उसके बाद फिर कौन आया था? अंग्रेज। देखिए कि ब्रिटिश, तो एक हो गया, और लास्ट में फ्रांसीसी। क्लियर है? तो आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभार ये पूछ ले, पुर्तगाली पहली यूरोपीय कंपनी थी जो भारत में आ रही है, और पुर्तगाली सबसे लास्ट में भारत से जा रहे हैं। क्लियर है? 1961 में ये पुर्तगाली जो हैं भारत से 1961 में जा रहे हैं, 1961 में।
जा नहीं रहे थे, भगाया गया था इनको। तो 1961 में सबसे लास्ट में जा रहे हैं, अंग्रेज 1948 में चले गए थे, है ना। कभी कभार ये जाने का सीक्वेंस पूछ लें, ये तो आने का सीक्वेंस है, जाने का सीक्वेंस ध्यान रखिए। पुर्तगाली सबसे बाद में जा रहे हैं, सबसे पहले आए थे, सबसे पहले चले गए थे अपने डेनिस। क्लियर है। अगर मैं कहूं इनके जाने का क्रम क्या है, क्योंकि अगला सवाल ये बन सकता है कभी कभार, जाने का क्रम। तो मैंने कहा कि पुर्तगाली तो सबसे बाद में जाएंगे, सबसे पहले चले गए थे आपके डेनिस। डेनिस ये 1748 में चले गए थे, क्योंकि बहुत सारी यूरोपीय कंपनी आपस में संघर्ष थी, इनको लगा हमारा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, तो वो निकल गए थे। डेनिसों के बाद जो दूसरे नंबर पर गए वो हैं आपके ब्रिटिश। ठीक, 1948 में, वो 1947 में, और उसके बाद फिर फ्रांसीसी बाद में गए हैं, और फ्रांसीसी बाद सबसे लास्ट में गए पुर्तगाली। तो ये सीक्वेंस, आप दो बातें ध्यान रखिए, डेनिस पहले चले गए, पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए हैं, तो इस आधार पर भी मामला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों की भारत को देन थी, है ना। आईएएस प्रीलिम्स 2022 में सवाल पूछा गया है। हमने आपको पढ़ाया था कि पुर्तगालियों की देन क्या थी, पुर्तगालियों ने, हाँ वो भी पूछा ही जाता है, इसमें पूछ ले अंग्रेजों की देन क्या थी, पढ़ लेते हैं। अंग्रेज क्या क्या भारत में लेकर के आए, सवाल ये है, आईएएस में पूछा गया है। मृदा के स्वरूप, उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों ने भारत में मिट्टी के स्वरूप के आधार पर, है ना, भूमि के राजस्व के आधार पर टैक्स वसूलना शुरू किया था, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर। चलो आगे बढ़ते हैं। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग पहली बार अंग्रेजों ने शुरू किया, यह सवाल कह रहा है। तंबाकू, लाल मिर्च की खेती, है ना। तो पुर्तगालियों के योगदान में बात हुई थी कि पुर्तगाली भारत में तंबाकू लेकर के आए थे, लाल मिर्च लेकर के आए थे, पपीता, अनानास ये लेकर के आए थे, इस तरह की बात नहीं। तो इसका मतलब है तंबाकू और लाल मिर्च की बात हो रही है, तो पुर्तगालियों का मामला था, है ना। तो इसका मतलब है तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, करते हैं एलिमिनेट। तीसरा वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, और तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हुआ, इसका मतलब है सी वाला चला गया। क्लियर है, ये होगा नहीं। आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम मिडेवल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मिडेवल हिस्ट्री में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर या भूमि के मापन के आधार पर इस तरह की चीजें पहली बार दिल्ली सल्तनत के शासकों में, अलाउद्दीन खिलजी है या और भी शासक हैं, इन लोगों ने इस तरह की चीजें शुरुआत की थी, है ना। ऐसा नहीं था अंग्रेज भारत में पहली बार मृदा की गुणवत्ता और इस आधार पर टैक्स वसूलने की बात कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ मध्यकाल का मामला था, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्लियर है। और अगर ये कह रहे हैं कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, तो 1526 में जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो रहा है, बाबर के युद्ध, बाबर के साथ में, है ना, इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आई है, तो दरअसल उस दौरान भी भारत में जो है चलती फिरती तोपों का प्रयोग हो रहा था, है ना। अगर ये भी ध्यान रखना, बाबर से पहले भी हमारे यहाँ विजयनगर साम्राज्य जब की बात होती दक्षिण भारत में, और वहां भी तोपों का प्रयोग हुआ था। क्लियर है। तो तोपें पहले से चल रही थी भारत में, अंग्रेज की देन नहीं थी, है ना। पहला भी स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, और तीसरा भी गलत है। और पूछा जा रहा क्या देन थी, अर्थात कोई भी देन नहीं थी। आंसर होगा कोई भी नहीं, डी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक्सला सापेल अर्थात कर्नाटक का पहला युद्ध जो है ना, संधि हुई थी, और उसमें कौन सा कथन सही है, बहुत बढ़िया, है ना। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 का सवाल है, करंट का सवाल है, नया, है ना। देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति सी संधि से हुई थी, अभी बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है ना। अंग्रेजों को मद्रास पुनः मिल गया था, मैंने पीछे भी बात की थी। ये मद्रास पर जो है पहले फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया था, वो पहले अंग्रेजों का ही था। फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी, उसके बाद उसको फ्रांसीसियों ने कब्जा किया था, और उसके बाद जो है संधि के माध्यम से अंग्रेजों को मद्रास मिल गया था। अर्थात दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट। भारत में अंग्रेजों की सफलता, फ्रांसीसियों की असफलता के कारणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता।
तो अंग्रेजों की जो सफलता थी वही फ्रांसीसियों की असफलता कार्ड बन जाएगी। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन शक्ति मिली थी। ठीक, पढ़ाने के दौरान हमने ये बात की थी कि प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव को जो है या ईस्ट इंडिया कंपनी को करोड़ों की राशि प्राप्त हुई थी, 24 गांव के परगनों की जमींदारी मिल गई थी, अपार धन संपदा प्राप्त थी, है ना, बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजों की 72 नौसैनिक ताकत, बिल्कुल सही बात है। फ्रांसीसियों के पास नौसैनिक शक्ति नहीं थी या कमजोर थी, ब्रिटिश की मजबूत थी, दोनों ही ठीक है, क्लियर है। आरओ एग्जाम 2026 में, वो 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिएगा, चाहे आरओ में पूछा जा रहा है, यूपी पीसीएस में पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा जा रहा है, या फिर आईएएस में पूछा जा रहा है, कंटेंट सेम है हर जगह पर। अगर एक बार पढ़ लिया जाता है तो आंसर सेम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने जो है यूपी पीसीएस या आईएएस में जो सवाल पूछे गए थे, उन सवालों की जो है हमने एक्सप्लेन भी किया है उनका। आगे भी इसी तरीके से सिलसिला जारी रखेंगे, है ना, ठीक है। थैंक यू।